प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे विज्ञान विषय का 10वां अध्याय प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन के बोर्ड की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। प्यारे बालकों व बालिकाओं, ये अध्याय हमारे बोर्ड के अनुसार 7 अंक का है। कितने अंक का है? 7 अंक का है। इस अध्याय में आपको एक क्वेश्चन 1 अंक का व 3 क्वेश्चन 2-2 अंक के आएंगे। तो हम बात करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। पहला हमारा क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लिखो। यानी कि अब बात आती है कि परावर्तन कहते किसे हैं। कि प्रकाश की किरण जब किसी पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि परावर्तन के नियम लिखो। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान समान होता है। यानी कि हमारे परावर्तन की घटना में जितने डिग्री आपतन कोण होगा, जितने डिग्री का कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा, उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। अब आपको कहें कि परावर्तन में आपतन कोण 40 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा? 40 का होगा। आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा जो नियम है वो ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण व पृष्ठ का अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व पृष्ठ का अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि परावर्तन के नियम लिखो, तो आप क्या बताएंगे? आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान समान होता है। दूसरा आप बताएंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण व पृष्ठ का अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल जो दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा आभासी होगा, वह क्या होगा? सीधा होगा। जो समतल दर्पण होता है उससे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव सीधा होता है और आभासी होता है। अब देखो बालकों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। उसका केवल आभास कर सकते हैं, यानी उसे महसूस कर सकते हैं। तो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव सीधा होता है, आभासी होता है। और प्रतिबिंब की जो आकार है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब की दूरी बात करें तो दर्पण से जितनी दूर वस्तु होगी प्रतिबिंब दर्पण में उतने ही दूरी पर पीछे बनेगा। और समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है वह पार्श्व परावर्तन होता है। ऐसा परावर्तन होता है पार्श्व परावर्तन। तो आपसे पूछा जाए कि पार्श्व परावर्तन किससे होता है? तो समतल दर्पण से होता है।
पार्श्व परावर्तन का तात्पर्य है कि दर्पण में हम जब देखते हैं तो हमारा बायां भाग दाएं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ नजर आता है। यानी जो भाग हमारे बिंब में बाईं तरफ है, प्रतिबिंब में वह हमें दाईं तरफ दिखाई देगा, और जो भाग दाईं तरफ है वह हमें बाईं तरफ नजर आएगा। इसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन। तो ध्यान रहे, समतल दर्पण से कौन सा परावर्तन होता है? पार्श्व परावर्तन होता है। समतल दर्पण से, किससे? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी व सीधा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या संबंध है? यानी वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो ध्यान रहे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी की क्या होगी? दुगनी होगी, और फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अब आपको कोई प्रश्न देकर पूछा जा सकता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है। वक्रता त्रिज्या यानी r कितनी है? 10 सेमी है। तो फोकस दूरी होगी, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होगी। हमें क्या ज्ञात करना है? f ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? 10/2 बराबर 5। उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 5 होगी। तो यानी कि आपको वक्रता त्रिज्या देकर या फोकस दूरी देकर कोई राशि पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन है वह इस वर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या संबंध है। अब बालकों बात करते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यानी जिस दर्पण का अंदर का भाग या अंदर का पृष्ठ परावर्तक होता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और जिस दर्पण का बाहर का पृष्ठ परावर्तक होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे देखो इस प्रकार का ये अंदर का जो भाग है वो परावर्तक का कार्य करे, ये भाग, तो ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और यदि बाहर का भाग, कौन सा भाग? बाहर का भाग क्या करे? ये भाग परावर्तक का कार्य करे, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। यानी कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा अवतल दर्पण। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखो। यानी हमारा जो अवतल दर्पण है उसके क्या उपयोग हैं। तो बालकों, जो हमारी टॉर्च है, सर्च लाइट है, जो व्हीकल है, वाहन है, उनकी जो हेडलाइट होती है, उनका जो आगे का भाग है वह किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। यानी हेडलाइट में जो दीप लगे होते हैं, अगर दीप जो है उनमें जो कांच लगा होता है, दर्पण जो लगा हुआ होता है, वो किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। इसी प्रकार जो सैलून की दुकानें हैं, जहाँ अपन कटिंग कराने जाते हैं, वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। इसी के अलावा डेंटिस्ट दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वो दर्पण भी क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो
तो आपसे अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखो, तो अपन बता सकते हैं कि जो वाहन है, टॉर्च है, सर्च लाइट है, उनमें लगा हुआ दर्पण किसका होता है? अवतल दर्पण होता है। सेविंग की दुकान पर लगा, सेविंग की दुकान पर, और हमारे दंत विशेषज्ञ या दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग लिखो। तो उत्तल दर्पण का उपयोग है जो हमारे गाड़ी मोटर वाहन होते हैं उनके साइड में लगा हुआ साइड जो मिरर है या साइड जो दर्पण है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। इससे पीछे के वाहन की स्थिति व आकार का हमें क्या होता है? ज्ञान होता है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दर्पण सूत्र लिखो। क्या लिखो? दर्पण सूत्र लिखो। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखो बालकों, यहाँ v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और u है वो है बिंब की दूरी। वो क्या है? बिंब की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी व फोकस दूरी में संबंध लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दर्पण जो सूत्र है उसमें ये है अपना, इसमें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आएगा। यहाँ v आपके प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो हम बताएंगे वेग में परिवर्तन के कारण। प्रकाश जो है उसका अलग अलग माध्यम में वेग कहें या चाल कहें वह अलग अलग होती है। यानी प्रकाश का जो वेग है अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। और इस चाल में परिवर्तन के कारण या वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। किसमें होता है बालकों? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में प्रकाश इतनी दूरी तय करता है। फिर हम बात करते हैं उत्तल लेंस व अवतल लेंस में अंतर लिखो। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखो। तो बालकों अब बात करते हैं लेंस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेंस कहते किसे? दो पृष्ठों से घिरी पारदर्शी आकृति जिसका एक पृष्ठ, कम से कम एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंस। दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक, कम से कम एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। लेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब अंतर की बात करें तो जो हमारा उत्तल लेंस है वह किनारों से सकरा और बीच से क्या होगा? मोटा होता है। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। और हमारा जो अवतल लेंस है वह किनारों से चौड़ा और बीच से क्या होगा? सकरा होगा, उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। तो पहला जो अंतर है
वो क्या हो जाएगा कि उत्तल लेंस है वह किनारों से सकरा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस में लिखेंगे कि ये बीच में सकरा व किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। दूसरा अंतर की बात करें बालकों तो उत्तल लेंस है वह प्रकाश की किरणों को, किसको, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है यानी कि केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस है यह प्रकाश की किरणों को अपसरित यानी कि फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरे अंतर की बात करें तो उत्तल लेंस की लेंस क्षमता, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये हमारा उत्तल लेंस व अवतल लेंस में क्या हो गया, अंतर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि लेंस सूत्र लिखो। क्या लिखो, लेंस सूत्र, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब बालकों यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में एक छोटा सा ही अंतर है, प्लस माइनस का। लेंस सूत्र में किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और जबकि दर्पण सूत्र में जहां माइनस था वहां क्या था, प्लस। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होते ही क्या हो गया, वह हमारा दर्पण सूत्र हो गया, और जहां आपने प्लस किया था वहां माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, लेंस सूत्र हो गया। तो परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ें कि हमें जो सूत्र पूछा गया है वो लेंस का पूछा गया है या दर्पण का। अगर आपको लेंस का पूछा जाता है तो आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और दर्पण का सूत्र पूछा जाता है तो आप प्लस का प्रयोग करेंगे। उसमें बिंब और प्रतिबिंब दोनों का जो व्युत्क्रम है उसका योग होगा, और लेंस में दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। अब देखिए, लेंस क्षमता किसे कहते हैं, लेंस क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक व सूत्र लिखो। तो बालकों, किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे, लेंस क्षमता करेंगे, और इसका जो मात्रक है वो है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर है इसका लेंस क्षमता का, और इसका जो सूत्र है वो है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। P यहाँ लेंस क्षमता है, F यहाँ क्या है, फोकस दूरी है। बालकों ध्यान रहे, जो हमारा उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस, उसकी लेंस क्षमता धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में होती है। किस में होती है, प्लस में। और हमारा जो अवतल लेंस है उसकी लेंस क्षमता किस में होती है, माइनस में, यानी कि ऋणात्मक में। अब आपको मान लीजिए परीक्षा में एक क्वेश्चन दे दे कि एक लेंस की क्षमता 2D है। कितनी है, 2D, प्लस में है। बात प्लस में होते ही लेंस कौन सा हो गया, उत्तल लेंस हो गया, 2D है।
और इसकी क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें P दिया हुआ है, कितना है 2 बराबर 1/f, 1/f। तो f बराबर क्या हो गया 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। क्या हो गया 0.5 मीटर। उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 0.5 मीटर होगी, या यूं कहें 50 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है 100, तो 50 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हम किसी लेंस की जो फोकस दूरी है उससे उसकी लेंस क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, और लेंस क्षमता दी हुई है तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फिर बालकों बड़ा क्वेश्चन जो हमारा बनता है वह है कि विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण चित्र द्वारा समझाइए। इसमें हम देखते हैं कि जो लेंस है वो अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। तो ये हमारी जो बुक है उसमें एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में आपको वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार या साइज ये दिया हुआ है। तो बात को ये 6-7 दिए हुए हैं आपको, इनमें से हो सकता है परीक्षा में 1 या 2 के बारे में पूछ लिया जाए। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि वस्तु अनंत पर है तो लेंस में प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। तो हम देखते हैं कि जो वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब है वो 2f2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा 2f2 पे बनेगा, और वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। आकार क्या होगा, वस्तु से अत्यंत छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, नेचर कैसे होगी, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक में उल्टा होगा। इस प्रकार से विभिन्न स्थितियां दी हुई हैं, उनको आप टेबल को दिमाग में बैठाइए कि आपसे इन 6 स्थिति में से हो सकता है कि परीक्षा में 1 या 2 स्थिति पूछ ली जाए। फिर हम बात करते हैं कांच की स्लैब से अपवर्तन की क्रिया का किरण चित्र बनाइए, और अपवर्तन का स्नेल नियम क्या है। देखिए बालकों, इसमें आपको अपने जो बुक है उसमें कांच की स्लैब से अपवर्तन जो क्रिया है उसका किरण चित्र दिया हुआ है। अपवर्तन के जो नियम है उनमें पहला जो नियम है वो ये है कि अपने आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और ये जो नियम है और परावर्तन का जो प्रथम नियम है दोनों सेम है। फिर आता है कि आपतन कोण की जांच, यानी किसी माध्यम में किसी रंग के लिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण जब स्थिर रहे तो आपतन कोण की जांच और अपवर्तन कोण की जांच एक क्या होती है, स्थिरांक होती है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, जिसे हम क्या कहते हैं म्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी अपवर्तन नाम जिसको संबोधन करते हैं। ये क्या है, हमारा स्नेल का नियम है। क्या है, स्नेल का नियम है। तो द्वितीय नियम, इसे अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं और स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की जांच, अपवर्तन कोण की जांच एक स्थिरांक होती है और उस स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। बालकों, जैसे मैंने बताया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग क्या होता है, परिवर्तित होता है। इस आधार पर माध्यमों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। एक को विरल कहते हैं, विरल माध्यम,
और एक सघन माध्यम, एक सघन माध्यम। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बढ़ जाएगा। क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहले माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम क्या है? विरल है। और अगर वेग घट जाएगा तो हम क्या मानेंगे कि पहले माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम क्या है? सघन है। तो ध्यान रहे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। विरल से किसमें प्रवेश करेगी? सघन में। तो प्रकाश किरण किसकी ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण है अभिलंब से दूर हटती है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है अभिलंब की ओर। अभिलंब से दूर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप बताएंगे अभिलंब की ओर। विरल से सघन जाने में अभिलंब की ओर मुड़ेगी और सघन से विरल में जाने में अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो ये था हमारा अध्याय 10 जो अंक भार की दृष्टि से 7 नंबर का है और अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हो सकता है कि एक प्रश्न आंतरिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपसे लेंस क्षमता देकर फोकस दूरी पूछी जा सकती है, फोकस दूरी देकर लेंस क्षमता पूछी जा सकती है, या आपको वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर दर्पण सूत्र की सहायता से आपको बिंब प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा सकती है। यानी कि ये जो 3 राशियां हैं, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इनमें से कोई 2 राशि देकर आपसे तीसरी राशि पूछी जा सकती है। तो बालकों, परीक्षा नज़दीक है, बिना किसी घबराहट के तैयारी करते रहिए और अपने साथियों को भी मोटिवेट कीजिए और पढ़िए, और लगातार पढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अपने अंदर नकारात्मक भाव को जागृत मत होने दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ ये आज का वीडियो।